हेलो देवियों और सज्जनों, आज करेंगे पार्टी नहीं, आज सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का, केमिस्ट्री। तो अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पिछले पार्ट यहाँ तक करवा दिया था, तो अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोसिस? टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है ऑस्मोसिस पर? तो इन ऑस्मोसिस सोल्यूट पार्टिकल स्ट्राइक विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सोलवेंट आना चाहिए था ना। चलो इसको काट दो, यहाँ पे सोलवेंट मान लेना, क्योंकि सोलवेंट मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर से उधर जाता है, सोल्यूट पार्टिकल नहीं जा सकता। With semi-permeable membrane, higher the striking rate, rapid is the osmosis. Increase in temperature, increase speed of solute. यहाँ पे solvent लगा देना, क्योंकि solvent semi permeable से move करता है, solute नहीं, है ना। तो hence osmosis rate also increases. सीधी बात है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सोल्यूट रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे सोलवेंट है। तो अगर इनको आप आग दोगे, ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर ये इधर उधर जाएंगे, फिर इससे टकराएंगे, और फिर ये डायरेक्ट मतलब फटाक से इधर चले जाएंगे। तो इसी वजह से इसका टेम्परेचर पे अफेक्ट मतलब पड़ता है, टेम्परेचर इस पे अफेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी ये ऑस्मोसिस करेगा, मतलब कि मूवमेंट करेगा। अब सेकंड, ऑन विच फैक्टर डू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड? ये देखो, इसको याद रखना हमेशा कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, सोल्यूट गेट आयोनाइज और एसोसिएटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज और डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। सीधी बात है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये याद रखना कि इनको नेचर से कोई मतलब नहीं है, नेचर कैसा है, अच्छा है, शर्मीला है, कैसा है, बस इनको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इनको पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा हो। जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा होगा उसको मानती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का मास परसेंटेज निकालना है, ये रहा उसका फॉर्मूला। और एसेंट्रोनिल, एस्पिरिन, एक मिनट, यहाँ पे इन लगा देना, ये फोटो में यहाँ ढंग से आया नहीं है, तो यहाँ पे इन लगा देना कि एस्पिरिन इन एसेंट्रोटिलिन, क्या नाम है यार, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, है ना। जब 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजोल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल, नाइट्राइल, तो इसका मास परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, इसका मास परसेंट निकालना है, ये ऊपर आ गया। अब क्योंकि ये सोल्यूट है इसलिए ये ऊपर आया है। देखो यहाँ पे बताया है कि व्हेन गेट डिजोल्व्ड इन, डिजोल्व करा है इसके अंदर, नाइट्राइल के अंदर, तो ये सोलवेंट हुआ और ये सोल्यूट हुआ। मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन मास ऑफ एस्पिरिन प्लस मास ऑफ एसेंट्रोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन का मास, ठीक है, और इंटू 100 कर दिया। ये फॉर्मूला भी रहता है कि सोल्यूट बाय सॉल्यूशन इंटू 100 मास परसेंटेज, तो वैसे ही निकाल लिया इन्होंने। तो ये क्या आया, 1.424%। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल, पहले इसको पढ़ा के बता देता हूँ कि molecular mass obtained from calculation using abnormal colligative value is known as abnormal molecular mass. On ionization or association, solute value of abnormal molecular mass is lower or higher as compared to normal molecular mass. कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया। सीधी बात क्या होती है एबनॉर्मल मास? मतलब कि जब कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लो आप, जैसे कि कौन सी मानोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मान लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहती है ना, इज इक्वल टू, और जो फॉर्मूले से मतलब कि कॉपी पे जो सब फॉर्मूला कर करके निकालते हैं, ठीक है, वो दोनों अगर अलग अलग होगी, ये ऑब्जर्वेशन वाली अलग होगी और ये वाली अलग होगी, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। बस इतना ही है इसमें कि कितने का फर्क आ रहा है। ऑब्जर्वेशन में कभी ज्यादा निकल आता है और कैलकुलेशन में कम, या फिर ऑब्जर्वेशन में कम निकल आता है और कैलकुलेट करते तब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जब केमिकल रिएक्शन करती है तब मामला गड़बड़ घोटाला हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
मोलिकुलर मास क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि अगर है ना इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब कि अगर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बढ़ी मतलब वेट भी बढ़ा, तो वेट बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास भी बढ़ जाएगा ना उसका, इस वजह से। या फिर चेंज आएगा, बढ़ेगा नहीं, चेंज आएगा, क्योंकि वेट ऊपर लिखाएगा मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स जो रहते हैं इसके, उसमें कम ज्यादा होता रहेगा, और इसमें भी, जिस वजह से ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलेंगे इसको, नॉर्मल नहीं रहता है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू गैस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर रेज्ड। ये बहुत ही सरल है, क्योंकि भाई सीधी बात है, लिक्विड कब रहता है, मतलब कि थोड़ी ठंडी स्टेट रहेगी तब लिक्विड रहेगा। अगर आप उसको बॉईल करते जाओगे तो इसका तो गैस पार्टिकल बनना ही है ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो तो गैस का जीना हराम करेगा ही। चलो आंसर एक बार देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। सीधी सी बात है, अब तो ये लिख के आ जाना। इससे क्या पूछा है कि गैस मतलब कि कम सोल्यूबल क्यों रहती है लिक्विड में, क्यों जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं। सीधी बात है कि ये यहाँ पर घुलने जाएगी, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको और गुस्सा दिला दिया, तो ये वापस और ऊपर चले जाएगी कि नहीं मेरे को रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, परेशान हो गई हूँ मैं। ये ऐसा मामला रहता है, बस सरल था। और सिक्स्थ वाला, इफ नाइट्रोजन गैस N2 इज पास्ड विद इन वाटर 293 केल्विन, ठीक है, इनको मत देखो अभी। देन हाउ मेनी मिलीमोल्स, मिलीमोल्स डरने की कोई जरूरत नहीं है, मिलीमोल्स N2 गैस विल बी सोल्यूबल इन 1 लीटर। कितने मोल और मिलीमोल ऑफ N2 सोल्यूबल हो सकते हैं पानी में, 1 लीटर पानी में। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज, अब पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है और वैल्यू ऑफ ये केज भी दे रखा है। तो करना क्या है, बस थोड़ा बहुत जोड़ के ये करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो कि प्रेशर, ये हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, लो हेनरी लॉ है, ठीक है। तो ये P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो इसमें क्या है, देखो P दिया रखा है, ये रखा P, ये देखो ना प्रेशर दिया हुआ रखा है अपने को, पार्शियल प्रेशर, तो ये यहाँ पे लग जाएगा, है ना। और के एच की वैल्यू भी दे रखी है, कहाँ है के एच की वैल्यू, ये रही के एच की वैल्यू, यहाँ दिख नहीं रहा होगा फोटो में, ये रही 76.48। और एक्स अपने को निकालना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू पुट करो, और इससे फिर ये नीचे चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, एक्स इज इक्वल टू दिस 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 एंड इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक। अब मिली मोल में कन्वर्ट करना है, तो एक मोल कितने मिली मोल के, 1000 मिली मोल के बराबर होता है, तो इसको 1000 से इंटू कर दो तो 12.9 मिली मोल आ जाएगा। बस यही रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी लो कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। KH क्या दे रखा है अपने को, एक मिनट इसको मिटा देने दो पहले। इसमें हमको क्या क्या दे रखा है भैया, देखो ये क्या बता रहा है, हेनरी लो कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, ये KH की वैल्यू दे रखी है ना। अब कैलकुलेट क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इज 500 ml, ये अभी दे रखा है, वो देखते हैं। CO2 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब कि क्वांटिटी देखनी है, मतलब CO2 की कि कितना है CO2 500 ml सोडा वाटर में, जो कि पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। बस अभी कुछ नहीं, अब समझ में आएगा। देखो पहले तो हेनरी लॉ लिख दिया अपने ने, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू 2.5 atm, जो कि क्या होता है 2.5, अगर इसको बार में कन्वर्ट करना है ना, तो एक बार मतलब कि ये 1 atm इज इक्वल टू इतना बार होना होता है। एक मिनट में इसको मिटा दूंगा तब समझ में आएगा। ये देखो 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू दावर 5 बार, अगर कन्वर्ट करना है तो ये इसको याद रख लेना, ठीक है। अब P प्रेशर क्या दे रखा है 2.533 इंटू 10 टू दावर 5, ये इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, ठीक है, ये आ गया। अब KH की वैल्यू भी दे रखी है अपने को 1.67, ये थी। अब सिंपल सा बस इसकी वैल्यू रखो, ये निकाल लो, इसमें गड़बड़ घोटाला करके ये निकाल लो, फिर इसमें आप देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 500 ml ऑफ CO2, 500 ml ऑफ CO2 कैसे ये करेंगे अपन, सीधी सी बात है कि क्या करना है इसमें, इसको इधर करो, इसको इधर करो, अपॉन में 2 कर दो, सीधी बात है।
या फिर ये 500 अपॉन में 1000, तो ये आ जाएगा गड़बड़ घोटाला करके, मिल जाएंगे नंबर। और क्या चाहिए। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये याद रख लेना, ये देखो 2020 में भी आया था, पूछ भी सकते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल में आराम से। तो ये क्या होता है, पॉसिबल टू सेपरेट लिक्विड बाय डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन से जो मिक्सचर रहता है उनमें लिक्विड को अलग अलग सेपरेट कर देता है। और इसमें क्या होता है, ओनली वन लिक्विड इज ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट बाय डिस्टिलाइजेशन। इसमें अगर मान लो आपने छाछ रखा, अपना छाछ आता है ना, उसमें छाछ और पानी दोनों अलग कर देगा, ठीक है। और इसमें अगर मान लो कि शक्कर और नमक है और पानी है, ठीक है, तो सिर्फ ये शक्कर को अलग करेगा। ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना, कि नॉन आइडियल में सिर्फ एक चीज बाहर होती है मिक्सचर से, और इसमें है ना चाहे जितना मन चाहे उतने अलग अलग कर सकते हो आप डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। ये क्योंकि है ना इससे पेट्रोलियम भी निकलता है, पेट्रोलियम में सारा मिक्स आता है, मतलब क्रूड ऑयल आता है, तो उसको डिस्टिल कर करके अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल कर करके वो पेट्रोल अलग निकाल लेते हैं, डीजल अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड, ओबेज राउल्स लॉ, ये राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, और ये डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, मतलब कि पॉजिटिव डेविएट करेगा या फिर नेगेटिव, मतलब उले ढाले करना ही है इसको, राउल्ट लॉ को ढंग से फॉलो नहीं करेगा। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब अगर आपने a प्लस बी मिलाया, ठीक है, a प्लस बी, तो इज इक्वल टू ए बी देगा, ठीक है, ए बी। पर जो नॉन आइडियल का केस रहता है, देखो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ, तो इसमें क्या होगा कि अपन मिलाएंगे ए और बी, ए और बी, कई कई लिख रहा हूं पर समझ जाओ, ए और बी, पर निकलेगा सिर्फ ए, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और कभी कभार क्या होगा कि ए और बी को मिलाओगे नॉन आइडियल में, तो ए बी और सी भी कहीं ना कहीं से बन के आ जाएगा, ऐसा मामला रहता है, क्या इनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक। अब नो चेंज इन इंथैल्पी ओकेयर्स, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, और इसमें इंथैल्पी में चेंज हुआ करता है। वही है कि ये जो करता है ये फॉलो करता है बेचारा, ये साला फॉलो ही नहीं करता है, नाटी बच्चा, ये बैक बेंचर है, ये फ्रंट बेंचर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कि डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन 4.4 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। मोलारिटी फाइंड करनी है, सीधी बात, ये फर्स्ट वाला है। सेकेंड वाला, इफ 4 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, देन डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। तो ये मास कितना दे रखा है 4 ग्राम, और मोलिकुलर मास क्या होता है NaOH का 40 होता है, तो ये 40, तो 0.1, ठीक है। अब क्या, अब सेकेंड वाले को नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू वेट, है ना, फिर इक्विवेलेंट वेट, फिर 1000 से डिवाइड, और वॉल्यूम इन ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में होगा, इसीलिए तो इन्होंने 1000 मतलब ऊपर लगाया है 1000 उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या आएगा कि W वेट तो है अपने पास गिवन, ठीक है, तो चार वेट है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ ये निकालना है अपने को, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो सीधी बात है NaOH में ना, ये कौन सा है, ये तो बेस है, बेस नहीं है, ये सॉल्ट है, ठीक है, NaOH। अब इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई को भी किसी एक को गिनना है कि कौन सा मतलब कि प्रेजेंट है, इसमें कितने प्रेजेंट है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस गिनना है कितने। तो इसमें एक एक नेगेटिव रहता है, एक पॉजिटिव रहता है, या हाँ ये सही होता होगा, Na माइनस और OH प्लस। तो इसमें प्लस या माइनस कोई को भी गिन लो, ये कितना है, एक, प्लस को देख लेते हैं, तो ये एक है, ठीक है। तो 1 इंटू, अब जितना मोलिकुलर मास है उतना, तो 1 इंटू ये मोलिकुलर मास कितना है, ये इसका 40 है, तो 1 इंटू 40 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तब भी बताया होगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इजी है, उसको देख लेना और कहीं से, क्योंकि मेरे पास मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी।
तो ठीक है, अब वॉल्यूम दिया रखा था अपने को 500 ml, तो 500 ml यहाँ पे छाप दिया अपन ने, और ये 1000 तो वैसा का वैसा ही लगा है, तो ये 0.2 नॉर्मेलिटी हो गई और 0.1 मोलारिटी हो गई है। ठीक, अब थर्ड वाले की तरफ, डिफाइन सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, और ये क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, तो राइट इन शॉर्ट अबाउट, हाँ राइट होगा ये, तो राइट इन शॉर्ट अबाउट ईच बाय गिविंग एग्जांपल। अब कितने टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल बन सकते हैं, तो देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये मिक्सचर obtained on mixing two or more substances is genius है, देन द मिक्स इज नोन एज, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन तो पता ही है कि मिक्सचर कई कई का अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, तो सबसे पहले गैसियस पे आते हैं कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन गैसियस, यहाँ पे स्टेट लिखा होगा, गैसियस स्टेट। ठीक, तो देन इट इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन, जब गैसेस में मिक्सचर होता है, जैसे कई एन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मिक्सचर हो गया, तो ये गैसियस सॉल्यूशन बन गया ना। ये जब मिक्स होगा तो ये कुछ एन के पार्टिकल्स नाइट्रोजन के और कुछ एच के पार्टिकल्स तो मिक्स हो जाएंगे ना सीधी। जैसे एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर, है ना, उसमें नाइट्रोजन भी रहती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब रहता है। अब लिक्विड सॉल्यूशन की ओर, ये तो बहुत ही सरल है कि ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट, सीधी बात है, नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, सी मतलब कि ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन में, मतलब ये शक्कर के दाने, ये पानी के दाने सब मिक्स है, एक्सम बिस्कम। हाँ, अब आता है सोल्यूट सॉल्यूशन, सॉलिड। तो व्हेन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसका क्या एग्जांपल, एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, सोडियम, है ना, और सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, ये ब्रास बनता है ना जिंक और कॉपर, कॉपर के मिक्सचर से। तो बस ये जो एलोई बनते हैं ना अपने, वो सॉलिड सॉल्यूशन का ही पार्ट है। एलोई में अपना स्टेनलेस स्टील और ये सब आता है ना। हाँ। अब 0.4, विच डिफरेंस बिटवीन, राइट डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इसमें फर्क क्या होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन कैलकुलेटेड, सीधी बात है, वेपर प्रेशर इज मोर देन कैलकुलेटेड, ये ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू है ना, और ये कैलकुलेट वाली वैल्यू है, ये ज्यादा निकल रही है ऑब्जर्वेशन में और ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। हम ऑब्जर्वेशन की तरफ है, हमको ऑब्जर्वेशन करते हैं ना तभी समझ पड़ती है, तो ये इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन में आएगा कि जब भी ऑब्जर्वेशन होगा, या फिर पॉजिटिव डेविएशन कैसे पहचानेंगे, जैसे जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा निकल के आए, क्योंकि ऑब्जर्व पे हमें भरोसा रहता है, क्योंकि कैलकुलेट करते तो हम इधर उधर कैलकुलेट कर देते हैं इसलिए। तो हम किधर जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ, और पॉजिटिव डेविएशन किधर जाएगा, ऑब्जर्वेशन की तरफ। और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि मतलब कि ऑब्जर्वेशन कम निकला, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन में जैसे वैल्यू 48 आ रही थी, ठीक है, पर जो अपन ने कैलकुलेट किया उसमें 50 आ रही है, ये तो गलत है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इधर पॉजिटिव डेविएशन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जैसे कि आप शक्कर और पानी को देख लो, इनको गर्म करोगे ना तो ये ऐसे भी हो जाएंगे, बाकी गर्म करोगे ना तो जल्दी आपस में घुल मिल जाएंगे। तो एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, अपने को ये देना पड़ेगी हीट, ठीक है, हीट देना पड़ेगी, सीधी बात है, वो पॉजिटिव डेविएशन। और हीट इज रिलीज्ड ऑन मिक्सिंग सॉल्वेंट, तो एच मिक्सिंग नेगेटिव, मतलब कि जैसे अपन चूने को पानी में घोलेंगे, ठीक है, अपना चूना आता है ना, तो उसको अगर पानी में घोलेंगे ना तो वो बॉईल करने लग जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा, तो वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन में जाती है। अब थर्ड वाला, वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ता है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट डालते हैं, तो मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा कुछ भी मिक्स करेंगे तो, पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ना उल्टा डिक्रीज कर देता है। जैसे अगर 3 ml और 4 ml मिलाओगे, 3 ml प्लस 1 ml मिलाओगे पॉजिटिव डेविएशन में, तो ये निकाल के देगा अपने को 5, ऐसा एग्जांपल ले लो। पर जब नेगेटिव, ये पॉजिटिव का साइन लगा देता हूँ, जब नेगेटिव में बात आएगी ना, तो ये यही 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग, ये हो गया ना। अब फोर्थ, लो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मतलब कि लो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग कि हर तरफ से उबल रहा है। देखो 1 मिनट इसको मिटा देने दो। हाँ, क्या बता रहा है, लो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग, मतलब कि कम टेम्परेचर दोगे, ठीक है, पर तो भी उबल रहा है वो, जैसे कि तैसा उबल रहा है, मतलब ज्यादा उबान भी नहीं आ रहा है, मतलब लेवल पे उबल रहा है वो, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज फॉर्म्ड। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। तो वीक इंटरेक्शन ओकर्स बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि दोनों के बीच में ये सोल्यूट है तो ये सॉल्वेंट है, तो इनके बीच में वीक इंटरेक्शन होगा, तो ये जल्दी से टूट जाएंगे, इधर उधर भग जाएंगे, है ना। पर इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ओकर्स बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पर इसमें जब आइडियल की बारी आएगी, 1 मिनट, बहुत सारा यहाँ पे तबाही मच चुकी है, इसको मिटा देने दो। हाँ, पर जब है ना नेगेटिव डेविएशन की बारी आएगी, तब ये और पास पास आते जाएंगे, मतलब कि अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ क्या होता है, और डेराइव इट मैथमेटिकली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स नॉट लिख रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स नॉट दिख रहा है ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे सोल्यूट, बाकी यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स नॉट होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये हजम भी नहीं होता कि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जबकि ये गलत है, क्योंकि जितना मतलब नॉन वोलेटाइल के सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा तो उतना कम वेपर प्रेशर बनेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और कंपेयर किससे करेंगे, एक प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे हम, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, ठीक है पूरा, तो जब अपन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे ना इसमें, तो इसमें बढ़ोतरी होगी, मतलब कभी 130 डिग्री पे आ जाएगा, कभी 140 पे, वो डिपेंड करता है कि कितना आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पे पहले तो सॉल्वेंट लिख दो आप, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या पिक्चर है इसकी। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, इसको मिटा देने दो। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल बात है कि इसमें क्या बता रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर सॉल्वेंट लिखना है। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा एक पर्टिकुलर, मतलब कि एक जैसे कंटेनर है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतनी मतलब कि कम सोल्यूट की मात्रा होगी, तभी तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा ना, ऐसा ही मान लो। तो अब इसको एक हीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जितना हीट करेंगे और जितने सोल्यूट के पार्टिकल रहेंगे उतने ज्यादा ये वेपर प्रेशर बनाएगा, सोल्यूट नहीं, जितने ज्यादा सोल्वेंट के पार्टिकल होंगे उतने ज्यादा ये इवोपोरेट करेंगे सोल्वेंट, और यहाँ पे वेपर प्रेशर बना लेंगे। तो बस ये वही है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट। अब तो ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इन्होंने एक कांस्टेंट लगा दिया। अब ठीक है, तो K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये क्या बता रहा है कि K इज इक्वल टू पी नॉट। ये कब होगा, जब है ना इसका एक्स नॉट की वैल्यू, मतलब कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब कि ये प्योर के लिए है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की होता ही क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। एस टी लिख देता है इसको, एस टी इज इक्वल टू 1। 1 मिनट, ये देखो ये भी लिखा हुआ है ना कि x1 प्लस एक्स नोट इज इक्वल टू 1। बस इसको ही देख के कि जब ये प्योर एक सॉल्वेंट रहता है तब ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जिसकी मतलब कि ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 और के इंटू 1 क्या होता है, के होता है, बस ये है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि P इज इक्वल टू पी नोट एक्स नोट। अब ये पी नोट कहाँ से आया, यहाँ पे के था ना, तो के की जगह इन्होंने पी नोट लिख दिया है, ठीक है।
तो अब इफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डेल्टा पी ऑन मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट। अब क्या हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, क्यों आया भाई, अगर जैसे हमने ये लिया, ये पानी है, इसमें हम कंकर मिट्टी है, ठीक है, तो एक जैसे कि हमने 50 डिग्री सेल्सियस लिया है ना, तो ये कम बॉईल होगा, किसके मुकाबले कम बॉईल होगा, अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे पूरा ही वाटर है, कोई पानी नहीं, मतलब कोई सोल्यूट नहीं है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो इसको अगर उतना ही टेम्परेचर देते ना, तो ये उतनी देर में पूरा गर्म हो जाता, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा वेपर प्रेशर बनता। तो बस इसी वजह से यही बता रहा है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, ठीक है। तो अब ये डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। अब यहाँ पे पी एस क्या है, पी एस है कि कितना वेपर प्रेशर बना जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट था, और पी नॉट मतलब कि उसी टेम्परेचर पर अगर हम प्योर सॉल्वेंट को बॉईल करेंगे तो कितना वेपर प्रेशर बनेगा। तो भाई यहाँ तो ज्यादा बनेगा, इसलिए ये ज्यादा वाली वैल्यू पहले लिखी है और इसमें से माइनस करके ये वाली वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स नॉट, ये कहाँ से आया, देखो ये पी एस की वैल्यू है ना, यहाँ पे दी हुई है, पी एस की वैल्यू क्या लिखी है इन्होंने, पी नॉट एक्स नॉट, यहाँ पे पुट कर दी। अब पी नॉट यहाँ से कॉमन निकल आया और 1 माइनस एक्स नॉट बचा, और फिर अब ये एक्स नॉट को देखो, एक्स वन प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स वन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स नॉट हो सकता है, ये इधर की साइड पहुंच जाएगा, ठीक। तो बस यही करा है कि 1 माइनस एक्स नॉट को इन्होंने क्या लिख दिया है, एक्स वन लिख दिया है, और यहाँ पे फिर डेल्टा पी को क्या लिख दिया, ये देखो, ये डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी एस, इसमें मतलब अपने को चेंज पता चल जाएगा कि कितने का चेंज आया है, तो ये हो गया, और इधर ये हो गया, तो फिर अब पी नोट उठ के यहाँ पे चले जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स वन। अब एक्स वन क्या है यहाँ पे, एक्स वन है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो अब देखो, ये इतनी वैल्यू तो निकल है अपनी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, है ना। अब क्या बता रहा है कि इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब मान लो ये 50 डिग्री का ही केस है, 50 डिग्री सेल्सियस का केस है ना, तो इसमें ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये किसके इक्वल टू आ रही है, अपने मोल फ्रैक्शन के ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ रही है, बस यही लिखा हुआ है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ x1, मतलब सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो इट इज कॉल्ड राउल्स लॉ, बस यही राउल्स लॉ होता है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये हेनरी लॉ, बस ये दो लॉ याद करना है मेन, तो मतलब एक राउल्ट लॉ काम आता है और हेनरी लॉ बहुत काम आता है, दो ही तो लॉ है बेचारे, और वो भी बहुत खतरनाक है। अब हेनरी लॉ रिलेटेड टू सोल्यूबिलिटी, ठीक है, तो ये तो सरल है, पहले इसको पढ़ के बता देता हूँ मैं, क्या, राइट द फैक्टर्स, फैक्टर्स बताने हैं और हेनरी लॉ क्या होता है ये बताना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, पहले मान के चलते हैं अपन 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसमें क्या बताया है कि ये सॉल्यूशन के यहाँ तक ये मान लो, तब तो ये खाली स्पेस है, ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे O2 है, O2 यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट है, ये सारी दूर बस यही प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है, तो O2 का वेपर प्रेशर कंपेरेटिवली बहुत हाई हो गया। अब ये जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, कंडेंस होता है, तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये कंडेंस होने लगेगी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एक मतलब कि बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि कंडेंस होने लग गई, वेपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये कंडेंस होने लग गई, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तब कंडेंसेशन होता है ना, तो ये कंडेंस होने लग गई, तो अब ये कंडेंस होगी तो ये टपक जाएगी नीचे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब पहले तो गैस में प्रेजेंट था O2, अब इसमें भी कुछ मोल्स आ गए O2 के सॉल्यूशन में, तो बस यही इन्होंने बताया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस, कि जितना ज्यादा गैस मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा वो तो उतना कंडेंस होगा, तो कंडेंस होके नीचे जाएगा तो उतने ही मोल्स पानी में प्रेजेंट होंगे,
मतलब पानी में नहीं, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे गैस के, बस यही पता है। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। मेरे को सर्दी हो गई है, बोलते नहीं बन रहा है। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो जहाँ के एच की वैल्यू क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अब फैक्टर्स देख लो क्या अफेक्ट करता है। एक, नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड। तो ये क्या होगा कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है, तो वो आसानी से, मतलब कि ये जो आसानी से फटाक से लिक्विफाई हो जाए थोड़े से वेपर प्रेशर में, तो ये फटाक से नीचे चले जाएगी, उतना मोल से सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। पर किसी किसी कोई सी होती है ढिट्टी, तो वो जैसे O2 और N2, इनको बहुत कम टेम्परेचर पे ये जाके कंडेंस होगी और लिक्विड में फॉर्म होगी। तो ये क्या होती है, लेस सोल्यूबल होती है, क्योंकि आसानी से ये मतलब कि लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होती ना। ठीक। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। एट लो टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी, मतलब कि टेम्परेचर अगर कम होगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि एट लो टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज हाई, वाइल एट हाई टेम्परेचर इट इज लो। सीधी बात बताइए कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ, ठीक है, तो ये बॉइल करेगा गैस, ये लिक्विफाई होने की जगह वापस गैस में कन्वर्ट होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी गैस की कम हो जाएगी, मतलब वेपर प्रेशर वापस बनने लगेगा उसके ऊपर। पर जैसे ही हम टेम्परेचर घटाएंगे, वैसे वेपर प्रेशर, मतलब कि सोल्यूबिलिटी बढ़ने लगेगी गैस की, क्योंकि वो कंडेंस होते जाएगी। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर ये क्या बताया है कि जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उतने ज्यादा मोल्स इसके यहाँ पर गैस में चले जाए, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कौन, सोल्यूबिलिटी। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देता हूँ, 1/सोल्यूबिलिटी। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी से भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखो ये पानी है, ठीक है, ये अपना अच्छा चल रहा है मस्त, और ये O2 भी इधर उधर घूम रहा है, पर अगर इसमें आपने ना शक्कर डाल दी, बहुत सारी शक्कर डाल दी, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उबलना मतलब कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्या होगा, कम होगा ये उबलना, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये कंडेंस हो ही नहीं पाएगी और नीचे आ जाएगी। तो देखो, इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, मतलब कि ये आसानी से घुल नहीं पाएगा गैस, ये नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होगी। तो ढंग से वेपर प्रेशर भी तो बनना चाहिए उसमें, और कंडेंस भी तो होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है कम वक्त। बस ये चार थे इफेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब आ जाते हैं सेवेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। पहले इतने को समझते हैं कि क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सीधी सी बात है, एक डब्बा लो, है ना, उसमें 1 kg वाटर डाल दिया। अब उसमें 1 मोल ऑफ शुगर डाल दो, ठीक है। तो उसमें मतलब कि अगर एक, ये तो हो गया, ये कौन सा है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया उसके बाद का है। पर पहले जब प्योर वाटर था, ठीक है, ये हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा बॉईल। पर जब ये डाला हमने, ये शुगर डाली, ठीक है, तो तब हो रहा है ये 120 डिग्री पे। तो मतलब कि ये पहले के मुकाबले इसका एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो बस इसको ही बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है कि एक कांस्टेंट रहता है, मतलब कि हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग कांस्टेंट ये रहता है कि इतना अगर सोल्यूट डालोगे, अगर 1 मोल सोल्यूट डालोगे ना, तो इसमें इतने का फर्क आएगा। तो बस उसको ही बोलते हैं कि जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक प्योर सॉल्वेंट में जाता है, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आता है, मतलब बढ़ता कितना है। तो ये हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग कांस्टेंट रहता है। तो इट इज डिनोटेड बाय Kb, बी मतलब बॉइलिंग, और इसकी यूनिट याद रख लेना, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। अब डेरिवेशन ऑफ रिलेशन, अब डेरिवेशन करना है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट में मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल। सही, सीधी सी बात है कि भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो ये जगह रोक लेगा थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी, और जो नीचे का वाटर है इसको ऊपर आने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो ये ज्यादा टेम्परेचर मांगेगा बॉईल होने के लिए। तभी तो 100 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट 120 पे जाके
और बॉईल उतना ही हो रहा है, इसमें भी उतने पार्टिकल्स हैं हवा में, मतलब बॉईल हो गए, और इसमें भी उतना ही है। बस फर्क क्या है कि ये 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अड़चन बन रहा है इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये रिलेशन क्या क्या बताना चाह रहा है कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपरूप बढ़ जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डालते हैं एक सॉल्वेंट में। ठीक है, बस यही होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सरल। अब ये क्या होगा, डेल्टा टीबी मतलब कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T3 माइनस T2। अब ये T3 T2 क्या है, या आप ही समझाते हैं। T2 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, T2 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और T3 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये पूरे सॉल्यूशन का है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी इंक्लूडेड है। तो जब नॉन वोलेटाइल डालेंगे तब ये ना ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसलिए इसको ज़्यादा वाली को आगे लिख दिया, और माइनस में प्योर मतलब कि कम टेम्परेचर पे प्योर क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू कम आ जाएगी बॉइलिंग पॉइंट की, तो बस इसीलिए इसको आखिरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एन, और सोल्यूट लिख देता हूँ मैं, सोल्यूट, कि जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा ना उतना ज्यादा इसको टेम्परेचर लगेगा बॉईल होने के लिए, किसको, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको, बस यही बताया है। तो डिजोल्व इन डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब डेल्टा टीबी क्या होता है, ये अभी भी देखा था अपन ने कि मोलर कंसंट्रेशन होता है किसका, सोल्यूट का। ठीक है, अब तो टीबी इज इक्वल टू के बी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लग गया, इंटू एम, और के बी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये के बी, ये एलिवेशन का कांस्टेंट है। खत्म, फिनिश। एट, establish the relation between molecular mass of solute and elevation of boiling point। अब रिलेशन बताना है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, आसान है। देखो अभी बताया था ना कि ये टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ये मैंने मोलर कंसंट्रेशन बताया, मोलालिटी है ना। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, इंटू मोलालिटी। ये हाँ, तो वी नो दैट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, सीधी सी बात है। तो अब से मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट इज m1। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, m1 मान लो, और w1 वेट ऑफ सोल्यूट है। मोलिकुलर मास अलग है, वेट अलग है। ठीक है, इज प्रेजेंट इन W2 ग्राम सॉल्वेंट। अब W2 को सॉल्वेंट का वेट मान लो, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, है ना। तो मोलालिटी मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ मोलर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी का फॉर्मूला ही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये W2 सॉल्वेंट का वेट हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का वेट इसमें ग्राम में बता रहा है ना, ये ग्राम में, तो इसको डिवाइड में कर देंगे 100 ओ 1000, ताकि ये केजी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि एम की जो वैल्यू है ना, इसको पूरी को उठा के इसमें डालेंगे हम, ये वाली में, कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो अब क्या होगा कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अब एम की जगह ये डाल दिया, ये देखो ये वैल्यू आ गई, कहाँ है अपनी, ये आ गई, पूरी वैल्यू डाल दी हमने, है ना, ये एम की वैल्यू है ये, और के बी को के बी रहने दिया, ये देखो ये, है ना, यहाँ पे। अब तो यहाँ से हमें ना इसको रिलेशन में ला सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाए, ठीक है, और टीबी को यहाँ पे नीचे ले जाए, तो ये देखो इन्होंने भी यही किया, तो ये बस हो गया अपना ओरिजिनेशन। मतलब ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना हो अगर, तो ये सब करना पड़ता है। सिंपल है, बस मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, और ये के बी तो के बी रहेगा, और बस फिर जब निकल आए वैल्यू तब ये टीबी को नीचे कर दो, M1 को ऊपर कर दो,
तो अब ये क्या लिख रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट में बी डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला। हाँ, निकल सकता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि व्हाट इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है और स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी ऑफ सोल्यूट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिंग 1 मोल सोल्यूट टू 1 kg सॉल्वेंट। इसमें भी वही पिक्चर है, बस यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब 1 मोल डालने पर एक प्योर सॉल्वेंट में अगर 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितना फर्क आएगा, ये बताता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय के एफ। एफ क्यों लिखा है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए एफ लिखा है, और इसकी यूनिट भी होती है केल्विन केजी पर मोल। इसको याद रख लेना, ये काम में आएगी। अब डेरिवेशन करनी है, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है ना ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसकी पिक्चर क्या होती है भाई कि अगर हमें किसी चीज को ठंडी करनी है, पानी कौन से कितने टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, जम जाएगा। पर अगर इसमें हमने 1 मोल शक्कर डाल दी, ठीक है, तो शक्कर डाली तो इसको और माइनस में ले जाना पड़ेगा हमको। माइनस में क्यों, क्योंकि ये मतलब कि सोल्यूट आसानी से बर्फ नहीं बनेगा, इसको और ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो समझ लो इसको -20 डिग्री सेल्सियस पे लेगा। ठीक है, तब जाके ये पूरा जम गया। और ये था प्योर का, है ना, और ये था जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। तो बस इतने से जो इसके बीच का जो ये रहता है, मतलब कि जितनी वैल्यू रहती है उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, क्योंकि ये डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है ना फ्रीजिंग पॉइंट इसका, मतलब माइनस में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। बस वही है कि नॉन वोलेटाइल डालने पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है ना। अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1 - T2। तो T1 क्या है, जब ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, जैसे वाटर का। और T2 का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का तो हमेशा माइनस में रहेगा ना, तो यहाँ पे माइनस का ये वाला साइन लग गया। और अब माइनस में -20 मान लो, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था ना, -20। तो ये कितना डिप्रेशन आ गया इसमें, 20 का। ये माइनस माइनस क्योंकि कैंसिल होगा ना, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये 20 डिप्रेशन पॉइंट आया, फ्रीजिंग पॉइंट आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये एग्जांपल के थ्रू समझाया था। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सीधी सी बात है, अगर हम जब 1 मोल डाला हमने शुगर का तब -20 पे पहुंच गया। अगर 2 डालेंगे ना, अगर 2 डाल देते हैं तो ये -40 पे या फिर ऐसा 50 पे, -50 पे पहुंच जाएगा। तो मतलब कि ये डिप्रेशन ऑफ बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट लिख देते हैं, एस टी, कि जितना ज्यादा सोल्यूट रहेगा उतना ज्यादा डिप्रेस हो, ये माइनस में चले जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आ गया समझ। बस ये यहीं पे भी यही बताया कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी, है ना। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट के ये के एफ आ गया है। के एफ क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। खत्म। हाँ, एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद एग्जांपल। सरल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हिंदी में बता देता हूँ, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे। ठीक है, ऑफ द सोल्यूट इन डिफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। स्ट्रक्चर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपोजिशन कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि सोल्यूट, एक सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं और सोलवेंट के पार्टिकल्स कितने हैं। ज्यादातर हम सोल्यूट के पार्टिकल्स देखते हैं इसमें, मतलब कि इसको ध्यान में रखकर सारी की सारी प्रॉपर्टीज बनी हुई है। ठीक है,
तो बस यही होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। मतलब ये सीधी बात है, आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ये जात पात कुछ नहीं देखती कि कैसे नेचर का क्या है, बस इसको चाहिए पैसा। पैसा चाहिए मतलब कि क्या चाहिए, इसको चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आ गया। अब एग्जांपल के लिए क्या बोलते हैं, अभी समझ के आए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर आगे पढ़ेंगे, या पढ़ लिया आपने, अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद। अब when amount of solute is increased in the solution, जब सोल्यूट की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द अबव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। सही बोल रहा है भैया, क्योंकि अगर सोल्यूट बढ़ाएंगे तब है ना इसमें वेपर प्रेशर के लिए टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाता है, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना कम वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि जितना ज्यादा सॉल्यूशन होगा, सोल्यूट के पार्टिकल हो गए, उतना ज्यादा इसको बॉइल करना पड़ेगा। ठीक। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितना ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल होगा उतना ज्यादा इसको मतलब माइनस में टेम्परेचर को ले जाना पड़ेगा, तो डिप्रेशन उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है कि जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे ना, तो उतना ज्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि उसको बैलेंस कर पाए, क्योंकि जितना ज्यादा सोल्यूट होगा ना उतने फटाफट मतलब कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फटाफट आना चाहेंगे। तो इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि ये पूरी मतलब कि ये जो पूरी ये है पिक्चर, वो स्टेबल हो सके। ठीक। अब व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है। ठीक, ये फाइन लेयर होती है ना, एनी सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज मेम्ब्रेन, फाइन लेयर। अब मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन पास, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट कांट पास थ्रू इट, इज नोन एज। सीधी सी बात है कि ये अगर वॉल है, ठीक है, इसमें से पानी जा सकता, ये इधर पानी है ना, और इधर कोई सा भी सॉल्यूशन है, तो यहाँ से है ना सोलवेंट के पार्टिकल जा सकते, पानी जा सकता है। पर अगर यहीं पे अगर शक्कर प्रेजेंट होगी तो ये जा नहीं सकती, बस सोलवेंट को जाने देगी, ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल के तौर पे पार्चमेंट पेपर, एग मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। इट इज सजेस्टेड दैट इन सच मेम्ब्रेन वेरी फाइन पोर्स आर प्रेजेंट थ्रू विच ओनली द फ्यूम्स ऑफ सॉल्वेंट कैन पास। अब कई कई के तो इतने सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ये है एक मेम्ब्रेन, ये एक ग्लास समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे ना सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट को अगर यहाँ से निकालोगे तो नहीं निकलेगा, और गर्म करके जब इसकी वेपर को निकालोगे तो ये निकल सकता है। इतने छोटे पोर रहते हैं इसमें, इतने छोटे पोर की सिर्फ ये गैस को बाहर जाने देगा। ठीक है, तो सो ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन पास थ्रू इट, मतलब सोल्यूट से तो इसकी दुश्मनी, ये जाने ही नहीं देता है उसको। इट इज यूज्ड इन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में यूज होता है, और क्या।